हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लूसेंट की केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर का कंपोजिशन स्टडी करते हैं। फिजिकल और केमिकल इस कैरेक्टरिस्टिक किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की भी स्टडी किया जाता है। बाकी जो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोला जाता है, लेवोसियर को बोला जाता है। ठीक है। और सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका मास है जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम मैटर कहेंगे। जैसे हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ठीक है। अब हम मैटर को क्लासिफिकेशन उसका देखते हैं। सबसे पहला तो है फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट है। फिर है केमिकल क्लासिफिकेशन जिसको हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्लासीफाई करते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट और कंपाउंड में फिर से क्लासीफाई करते हैं। एलिमेंट मेटालिक, मेटालॉइड, नॉन मेटालिक। और कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिक्सचर हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है। अब हम देखते हैं सॉलिड स्टेट क्या होता है। जिस कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, ठीक है, जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, प्रेशर अप्लाई करने पर भी उसको हम सॉलिड स्टेट में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे मेटल ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो कि वुड से बना है, ब्रिक्स, कॉपर का एलिमेंट, ठीक है, इन सबको हम सॉलिड स्टेट में बोलेंगे। लिक्विड स्टेट में क्या है कि डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा। जिस भी हम कंटेनर में डालेंगे वो उसका शेप एक्वायर कर लेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल एक्सेट्रा। गैसेज स्टेट का मतलब है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होगा ना ही कोई डेफिनेट शेप होगा। ठीक है। आप प्रेशर अप्लाई करोगे वो कंप्रेस भी हो जाएगा। ठीक है। किसी भी कंटेनर में डालोगे तो वो उसका शेप ले लेगा। गैस में जैसे एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब हम देखते हैं कन्वर्जन। सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कब कन्वर्ट होगा? जब आप हीटिंग करोगे तब होगा। और लिक्विड स्टेट सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा? जब आप कूलिंग करोगे। ठीक है। तो सेम मैनर में लिक्विड स्टेट को जब आप हीट करोगे तो वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। जब वेपर स्टेट को कूल करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है। वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो आइस जो कि सॉलिड है, वाटर जो कि लिक्विड है, वेपर जो कि गैस है। ठीक है। और जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट है। 5th स्टेट ऑफ मैटर जो है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट है। तो टोटल जो स्टेट ऑफ मैटर है वो टोटल 5 है। ये अभी आप याद रखिएगा। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट वो है जहां पे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं। ठीक है। और प्लाज्मा तब अकर होगा जब जो टेम्परेचर हो वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। ये सत्येंद्रनाथ बोस ने कॉन्सेप्ट दिया था। ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है। और ये कैसे फॉर्म होता है? जब आप सुपर कूलिंग करते हैं गैस की एकदम लो डेंसिटी में, तब बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट बनता है। ठीक है। अब हम देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस। ये हम जो मैटर का क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे स्टडी किया था इसी के बारे में हम डिटेल में देख रहे हैं। ये देख लिया ये अब हम प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। प्योर सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस है? अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड into other kind of matter by any physical process is called pure substance। मतलब कि ये आप इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लीजिए फिजिकल प्रोसेस, वो उसमें कोई भी डिस्टिंग्विश आप नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं मैटर को। ठीक है। और प्योर सब्सटेंस क्या है? जिसको हम एलिमेंट और कंपाउंड में फिर से क्लासीफाई करते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस है जिनको आप ना ही ब्रोक कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। ठीक है। और इनमें एग्जाम्पल के तौर में जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है। ठीक है। अब एलिमेंट भी क्या है? आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। मेटल वो होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं। ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो मरकरी है, ये आपका लिक्विड स्टेट पे पाया जाता है। और मेटल जनरली हार्ड होते हैं। ये इनका लेस्चर प्रॉपर्टी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेस्चर मतलब होता है कि चमकीला टाइप। ठीक है। और जिसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा सकता है और इनकी हीट भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक है। नॉन मेटल कौन होते हैं? जिनकी अपोजिट प्रॉपर्टी होगी मेटल से। ठीक है। ये लेक्चर
जो प्रॉपर्टी आपने मेटल में देखी थी वो इनमें नहीं होती है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट भी है जिसमें देखा गया, वो है आयोडीन। ठीक है, ये जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। ये नॉट मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल मतलब इनको पिघलाया भी नहीं जा सकता है, और डक्टाइल मतलब इनको शार्प भी नहीं बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। मेटोलाइट वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आर्सेनिक, अंटीमनी, बिस्मथ। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड ये प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि दो और दो से अधिक एलिमेंट से बने हुए होते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड आपका प्रोपोर्शन होता है मासेस का। ठीक है, एक ये चीज ये भी जान लीजिए कि जो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, 65%। ठीक है, कंपाउंड का एग्जांपल देख लें तो वाटर, शुगर, साल्ट, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ईथर। ठीक है, अब कंपाउंड में भी दो डिवीजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जो जिनका सोर्स लिविंग सोर्स है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल, ठीक है, फैट्स। ठीक है, वो कंपाउंड जो कि लिविंग सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो नॉन लिविंग सोर्सेस से निकाले जाते हैं, जैसे रॉक, मिनरल्स से निकाला गया। ठीक, जैसे साल्ट हो गया, मार्बल हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है अ मटेरियल ऑब्टेन बाय मिक्सिंग दो या दो से अधिक इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में। देखिए कंपाउंड में क्या था? डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब क्या कि हम इसको 2:1 के रेशियो में ले रहे हैं, तो उसके हायर वाला वर्जन 4:2 के रेशियो में ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में क्या कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता। आपने क्या किया? आपने सपोज किया 5 kg शुगर लिया, ठीक है, और उसमें आपने 50 ग्राम सॉल्ट मिला दिया, तो ये कोई प्रोपोर्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम में हमने क्या किया कि अब 10 kg में अगर इसकी के डेफिनेट वे देखे तो 100 ग्राम साल्ट मिलाना चाहिए था, इन्होंने लेके क्या किया 1 kg साल्ट मिला दिया, तो ये इनडेफिनेट मिक्सिंग प्रोपोर्शन है। तो मिक्सचर वही है। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल, पेंट, ग्लास, सीमेंट, वुड। अब इसमें भी मिक्सचर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है a mixture is said to be homogeneous if it is has uniform composition throughout and there is no visible boundary of separation between constituents। कहने का मतलब ये है आपने दो चीजों को मिलाया, अब वो इस तरीके से मिल गए कि आप उन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कौन सी चीज कितने प्रोपोर्शन में मिली है, और ना ही आप उसे अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपने सॉल्ट को पानी में मिला दिया, आपने चीनी को पानी में मिला दिया, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में क्या मिलाएगा ये भी आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी नहीं होता। एक आप ये भी देखोगे कि हाँ दो मटेरियल मिलाए गए हैं, आप अलग अलग देख भी पा रहे हो, हाँ भाई ये मिलाया गया, और आप उसको अलग भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए आप सल्फर और सैंड को मिला दीजिए, आप सैंड को आयरन के साथ मिला दीजिए, तो आपको ये दिख जाएंगे। अब जैसे हमने बात की कि आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, तो सेपरेट करने के भी कुछ तरीके होंगे, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है कि आप सॉलिड स्टेट को वेपर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये चीज यहाँ पे है, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड। जब आप वेपर को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस मेथड को कहेंगे होर फ्रोस्ट। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है, इसमें जो लिक्विड से हम इसको पास करा रहे होंगे, जैसे क्या है सपोज करिए द प्रोसेस for quick and complete removal of suspended solid particle from liquid by passing the suspension through a filter paper। कुल मिला के बात है, छन्नी होती है जैसे चाय छानने के लिए, वही चीज फिल्ट्रेशन में करते हैं। अगर आपका एक जो मटेरियल है वो सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तो आप उसको छान लीजिए, वो फिल्टर हो जाएगा। एवोपरेशन में क्या कर रहे हैं, आप लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां से भी आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो सॉलिड सब्सटेंस में जब हमको प्यूरिफिकेशन वगैरह करना होता है, हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, पहले आप वेपराइज करते हैं, फिर आप कंडेंसेशन करते हैं। ठीक है, ये इम्प्योरिटीज वगैरह को हटाने के लिए। बस मेन क्या है इसमें जो है प्रोसेस है, बस आप उनके नाम जानिए, डिटेल में जरूरत नहीं। फिर हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये भी डिस्टिलेशन प्रोसेस की तरह सेम ही है मेथड टू रिमूव द
और सेपरेट द दो जो कंपोजिशन है। क्रोमेटोग्राफी में क्या है, मतलब क्रोमो का मतलब होता है कलर। अब कलर के हिसाब से आप दोनों जो भी मिक्सिंग हुई आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि एक कंपोनेंट लिक्विड है, दूसरा क्या है वो सॉलिड है, तो आप उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड अपॉन अब्सॉर्बिंग द हीट अंडर नॉर्मल प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो टेम्परेचर, ठीक है, वो पॉइंट जब सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, वो भी कब होगा, जब वो हीट को अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो उसी को ही हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन अगर आप सपोज करिए आपने इम्प्योरिटीज मिला दी उस सब्सटेंस में, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बदल जाएगा। ठीक है, तो सेम मैनर में आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम, कि जब आपका जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा जैसे जैसे आपका प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे आप ऊपर जा रहे हैं एल्टीट्यूड में देखें तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ना वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है, अगर आप कोई इम्प्योरिटीज मिला दे रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फ्रीजिंग क्या पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जब लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और कब होगा, जब वो एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा। जब उसमें अगर वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, लेकिन जब लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। एवोपरेशन मतलब भाप बन जाना। ठीक है, वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, जो भी तो जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर और टेम्परेचर पे। कंडेंसेशन का मतलब ये है कि जो सब्सटेंस है गैसेस फॉर्म में उसको हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, उसी को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब हमारा बात आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहली जो हमारी थ्योरी है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इनका ये कहना है कि जो एक एलिमेंट होता है बहुत ही छोटे, इंडिविजिबल और जिसको तोड़ा ना जा सके, इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम एटम कहते हैं। और एटम जो है हर एलिमेंट के एक ही जैसे दिखते हैं, उनका सेम मास होता है, साइज होता है। और एटम प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं, जो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और उनके मास, साइज वगैरह सब अलग अलग रहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे एटम की डेफिनेशन हमने जानी ली कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम एटम कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का, जो कि स्टेबल होता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सपोज एटम के एग्जांपल में हम देखें तो आपका क्या है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूल्स क्या है, कंबाइंड फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन है O2, नाइट्रोजन है N2। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, बस इसकी वैल्यू जान लीजिए, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये एवोगाड्रो नंबर होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या किसी भी एलिमेंट का होता है, इज द नंबर विच स्टेट दैट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ एन वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, 12। तो कुल मिला के बात ये है, ये फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे हम एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं। तो एटॉमिक मास का मतलब ये कि किसी भी एलिमेंट का जो नंबर क्या होगा वो कितने गुना, ठीक है, एक एटम के मास से हम कार्बन को कंपेयर करेंगे 1/12 मास का। ठीक है, तो ये आप इसकी भी कर सकते हैं। बाकी जो एटम जो कंप्राइज्ड है, ठीक है, उसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, और इस पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है, कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट से। प्रोटॉन जो है उसकी डिस्कवरी आपकी गोल्डस्टीन ने की है और उसका नाम रदरफोर्ड ने दिया। इस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और प्रोटॉन को कहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है, एनोड रे के एक्सपेरिमेंट से। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किया है। चार्ज जो होता है न्यूट्रॉन पे वो 0 होता है और मास भी
जीरो ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है एटम में, उसी को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसका जो डिनोशन है वो जेड से किया जाता है। जेड जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हमारे न्यूक्लियस में है, ठीक है, पूरे एटम में वो सेम ही होते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है, पी का नंबर प्रोटॉन है। मास नंबर क्या होता है, जो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वही मास नंबर होता है, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला ए इक्वल टू पी प्लस एन। ठीक है, आप फिर आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स वो एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन के आइसोटोप्स देखें तो आपका C12, C13, C14, ठीक है। और आइसोटोप्स में होता है क्या कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट हो जाते हैं। आइसोबास का मतलब क्या है, वो एटम्स, ठीक है, जिनका सेम मास नंबर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आर्गन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके आपके जो मास नंबर है वो सेम है लेकिन जो आपका एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है। आइसोटोन्स का मतलब होता है इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर जब एक हीलियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, तो क्या बन जाता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयन बन जाता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, जिसको हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में कि डबली पॉजिटिवली चार्ज किसको बोला जाता है, तो He हीलियम जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे, ठीक है, या फिर He++ को क्या कहा जाता है, डबली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की। इन्होंने क्या बोला था कि जो आपका एटम है ना पूरा, इसमें क्या बीज जैसे होते हैं ना, पंपकिन, उस टाइप से इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, या फिर वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक, नेक्स्ट मॉडल दिया था आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या बोला था कि एटम जो कि उन्होंने बोला वो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इस मॉडल में इन्होंने क्या किया कि एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उन्होंने बताया है जिसके आसपास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है प्रेजेंट। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियॉन। ठीक है, फिर हमारा एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ एन एटम कितना होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, और रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वेवलेंथ क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है फिजिक्स के लेक्चर में। 2 जो पीक होती हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा वेवलेंथ होता है। इस सिंबल को हम लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, और यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर होती है, ये भी याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉम में आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है, और एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है, और एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक सेकंड में कितनी बार वेव पास हो रही है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसकी यूनिट साइकिल पर सेकंड है या फिर हर्ट्ज है। ठीक है, फिर हमारा स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम हमारा कैसा दिखता है, ये है पूरा। ठीक, इसमें हम देखें तो कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, विजिबल रे, ठीक है, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव रे, रेडियो वेव रे। ठीक है, एनर्जी अगर देखें तो एनर्जी कॉस्मिक रे की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, वेलोसिटी वो भी कॉस्मिक रे की ज्यादा होती है, और वेवलेंथ आपका रेडियो वेव्स की ज्यादा होती है। विजिबल रे में क्या है, यही आपका व्हाइट लाइट जब एक प्रिज्म से जाती है तो 7 कलर्स इसमें निकलते हैं। ठीक है, विबग्योर, इसकी हमने पूरी स्टडी कर ही ली है। ठीक है, बाकी अब हम बात करते हैं आगे। हम देख रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो आपका एटम है ना, ये इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ठीक है, फिर उसके बाद पहली शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो पहली वाली को के बोलते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली को एल बोलते हैं, फिर उसके नेक्स्ट वाली को एम बोलते हैं, फिर उसके नेक्स्ट वाली को एन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका शेल्स डिसाइड होती हैं। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट
यहाँ पे स्पेक्ट्रम हमने बात कर ही लिया कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। उसी 7 कलर बैंड को ही हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अच्छा, जो ये आपका पूरा जो सिस्टम है KLMN वाला, ये सब कैसे फिल होता है, ये आपका अफबाउ प्रिंसिपल है, उसके उस पे इसको हम फिल कर देते हैं, ठीक है। बाकी अब हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे बोला जाता है, मेंडलीव को, ठीक है। इसके पहले किसी ने डेवलप किया, हाँ, लेवोसिव, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक। फिर मेंडलीव का मेन मेजर रोल रहा है पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में, ठीक है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। देखिए, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, ये वाली, इसको हम पीरियड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो मेंडलीव के हिसाब से टोटल कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप कितने हैं आपके, 9 हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है, मॉसले ने दिया है, ठीक है। फिर हमारा इंपॉर्टेंट चीज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है कि जो आपका केमिकल बॉन्डिंग एक फोर्स है जो डिफरेंट एटम को एक साथ जोड़ के रखती है, ठीक है। अब केमिकल बॉन्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आपका पहला हो गया आयनिक बॉन्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव सिंबल बनेगा, जो एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव सिंबल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में आपकी शेयरिंग होती है, ठीक है, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होता है, तब कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन ने दिया इधर और एक हाइड्रोजन ने इधर दिया, ठीक है, तो बॉन्ड बन गया आपका, इसको हम कोवैलेंट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक, या फिर इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें क्या होता है कि एक एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को, ठीक है। द बॉन्डिंग बिटवीन डोनर टू एक्सेप्टर एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले में हम देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन ऐड होगा हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखें हम ऑक्सीडेशन वगैरह का, तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब हम उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा हम उसको रिडक्शन कहेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा होता है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं जो सब्सटेंस रिडक्शन के प्रोसेस से गुजर रहा होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजर रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा एटम का, जब वो फ्री स्टेट में होता है तो वो 0 होता है, ठीक। फिर हम देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड का, ठीक है, जिनका कंपोजिशन वेरी कर रहा होता है एक सर्टेन लिमिट के तहत पे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। जो क्वांटिटी आपकी स्मॉलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है वो आपकी सोल्यूट है, ठीक है, और जो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है। जैसे कि आप शुगर को पानी में मिला रहे हैं तो शुगर क्या आपका सोल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट, आगे हमारा है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन आपका एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है जिसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल है ना वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और जो कोलाइडल पार्टिकल है वो एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन जो एनिमल मेम्ब्रेन है ना उससे वो पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक इफेक्ट है आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब आप एक बीम भेजते हैं लाइट की, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू, तो आपको वो जो कोलाइडल पार्टिकल है ना
वही सिर्फ आपको दिखेगा, तो उसी को ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे है हमारा एसिड। एसिड की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो एसिड क्या होता है, सब्सटेंस में सोर इन टेस्ट होता है, खट्टा, ब्लू कलर में बदल जाता है, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयंस एक्वस सोल्यूशन में रिलीज करता है। ठीक है, और यूज ऑफ एसिड देख लेते हैं, ये पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सिट्रिक एसिड होता है लेमन और ऑरेंज में। ठीक है, लैक्टिक एसिड सोर मिल्क में, ब्यूट्रिएट एसिड आपका रेंसिड बटर में, टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स में, एसिटिक एसिड विनेगर में, मैलिक एसिड एप्पल्स में, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो वुड सोरल में, कार्बोनिक एसिड आपका सोडा वाटर में। ठीक है, या फिर एरेटेड ड्रिंक्स में। ठीक है, आपका जो HCl है ये रिलीज होता है आपके स्टमक में, डाइजेशन में इसका काम होता है। ठीक है, और जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, इसका काम होता है गोल्ड की प्यूरिफिकेशन और सिल्वर के प्यूरिफिकेशन में। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट जो फॉर्मिक एसिड होता है वो रेड आंट्स में प्रेजेंट होता है। फिर आपका स्ट्रेंथ के मामले में बात करें, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आप एक एग्जांपल याद रखिए, सबसे पहले HCl, फिर HNO3। ठीक है, HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, फिर H2SO4। ठीक, फिर हम बात करते हैं HCl का, हमने बात कर ही लिया कि एक आपका पेट में रिलीज होता है एसिड। ठीक, और ये डाइजेशन में मदद करता है। एक TNT कभी कभार इसका फुल फॉर्म आ जाता है, तो इसको ट्राई नाइट्रोटोलिन पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का अगर काम देखें तो जो बैटरी में जो स्टोरेज होता है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड ही का होता है। ठीक है, बाकी आपका फर्टिलाइजर, ड्रग्स, डिटर्जेंट वगैरह में भी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। बोरिक एसिड जो है ना आपका वो एंटीसेप्टिक है एक। ठीक है, अब एस्बोरिक एसिड का यूज क्या है भाई, ये सबसे पहले सोर्स ऑफ विटामिन सी है। ठीक है, सिट्रिक एसिड का यूज क्या है, ये जो क्या कहते हैं फूड वगैरह प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी फ्लेवर लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड का क्या काम है, ये पिकल्स अचार बनाने में भी काम आता है। ठीक है, अब बेकिंग पाउडर किस चीज से बना होता है, बेकिंग पाउडर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड से बना होता है। अब हम बेस के बारे में देखते हैं। बेस जो है बिटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, और रेड लिटमस आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो OH हाइड्रोक्सिल आयंस को रिलीज करता है। ठीक है, बाकी आपका ये वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे एल्कलीज आर बेसिस। ठीक है, लेकिन सारे बेसिस जो हैं वो एल्कलीज नहीं है। क्यों, क्योंकि सारे बेसिस पानी में मिलते नहीं हैं। ठीक, सेम चीज अब स्ट्रॉन्ग बेस और आपका वीक बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH KOH है। ठीक है, pH स्केल क्या होती है, pH ऑफ अ सोल्यूशन इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो नेगेटिव आपकी लॉगरिथम स्केल होती है हाइड्रोजन आयंस की। ठीक, अगर pH 7 से कम है तो वो एसिडिक सोल्यूशन है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक सोल्यूशन है, और pH 7 है तो न्यूट्रल सोल्यूशन, और जो पानी होता है वो भी pH 7 होता है, तो मतलब वाटर के साथ साथ न्यूट्रल होता है। हमारा मिल्क कैसा है, मिल्क आपका 7 से कम है तो मतलब एसिडिक है, और ब्लड हमारा 7.4 है तो इसका मतलब हमारा बेसिक है ब्लड। ठीक है, अब हम बात करते हैं pH की। जो आम जिंदगी में अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होने लगे तो हमारा क्या होगा, pH गिर जाएगा तो मतलब एसिड फॉर्म होगा, तो एसिड मतलब क्या है, गैस फॉर्म होने लगेगी। तो उसको कम करने के लिए हमें एंटी एसिड का इस्तेमाल करना होगा। एंटी एसिड मतलब जो एसिडिटी को रिड्यूस कर सके, तो उसके लिए क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो pH को एडजस्ट किया जा सके। अब हम अपने टूथ दिखे, जो हमारे जैसे दांत वगैरह सड़ जाते हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं वो आपके दांतों में सड़ने लगी तो मतलब क्या, वो एसिड रिलीज कर रहा, तो एसिड से क्या होगा, वो आपके दांतों को खराब कर देगा। तो इसीलिए क्या है कि आपको वहां पर भी आपको एंटी एसिड या फिर ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना होगा जो एसिडिटी या एसिड को रिड्यूस कर सके। ठीक है, जो टूथ की इनेमल होती है, मतलब ये जो टॉप पार्ट होता है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो कैल्शियम
फॉस्फेट से बना हुआ, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स हैं, उनके बारे में देख लिया जाए। जैसे कि आपका जो सोडियम आयोडेट है, ये गायोटोर एक डिसीज होता है, उसको ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल वॉशिंग सोडा में किया जाता है। सोडियम बेंजोनेट का जो पिकल वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट आपका गन पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में और जो माचिस की तिलियां बनती हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को ही हम लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन का आज नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये बिल्डिंग के मटेरियल, बिल्डिंग को बनाने में और सीमेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। कैल्शियम सल्फेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला 2CaSO4.H2O। ठीक है, फिर हमारा ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज करते हैं, और जो जैसे कलर वगैरह को रिड्यूस करना है, रिमूव करना है, लग गया हो तो ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। एलम, एलम का मतलब होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, ये पानी को प्यूरिफाई करने के लिए और डाइंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, और एंटीसेप्टिक, जब आप शेव कर लेते हैं उसके बाद इसको लगाया जाता है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो एसिड है वो उसको हम हमेशा ग्लास के कंटेनर में ही स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर हम मेटल कंटेनर में रखेंगे तो वो जो मेटल है उसके साथ एसिड आपका रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और बाकी हमने बात कर ही लिया था कि जो हमारे ह्यूमन ब्लड का पीएच है वो 7.4 है, जो कि स्लाइटली बेसिक इन नेचर है। ठीक है, और जो HCl है जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है, वो क्या करता है, वो जो बैक्टीरिया है ना स्टमक में, उनको वो मार देता है। ठीक है, बाकी आपने देख ही लिया होगा, जब जो आंट होती है चींटी, ठीक है, जब वो स्टिंग करती है तो वो आप कौन सा एसिड रिलीज करती है? फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। ठीक है, जो अब हमारा जो रेन वाटर होता है, अगर बारिश जब हो रही है, अगर वो 5.6 से उसके नीचे है पीएच, तो वो एसिड रेन होती है। वो तब होती है जब आपका पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और तब बारिश हो जाए, तो वो एसिड रेन कहलाती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV = nRT। ठीक है, PV का मतलब, P का मतलब प्रेशर, N का मतलब नंबर ऑफ मोल, R का मतलब गैस कांस्टेंट, V का मतलब वॉल्यूम, T का मतलब टेम्परेचर। ठीक है, अब हम कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस भी देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में सबसे पहला हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। ये अ प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोथर्मल इन केस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन फिक्स्ड और कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आपका जो टेम्परेचर है पूरे सिस्टम का वो फिक्स हो या फिर कांस्टेंट हो, तब हम उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है कि आपका जो ये पूरा सिस्टम है, इसके अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है, इसकी हीट ना बाहर जाती है ना बाहर वाले एटमॉस्फेयर की हीट अंदर आती है, इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, एक होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हीट जो है एब्जॉर्ब होती है जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसी को ही हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एक आप ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि जो पीएच होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसको हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, और साथ ही साथ दूसरा नाम है इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन। और जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने दिया था लास्ट ईयर, उसके 150 ईयर्स भी कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कि उनसे पास हो जाए। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट कार्बन के बारे में। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है सबसे पहली चीज। ठीक है, जिसमें टोटल 6 एटॉमिक नंबर है और जिसका मास नंबर 12 है, और वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। और हम एलेक्ट्रोपी की बात करें, ठीक है, एलेक्ट्रोपी का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है लेकिन उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, उन्हीं को ही हम इलेक्ट्रोप्स कहते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपी बोलते हैं। जैसे कार्बन आपका 3 फॉर्म में पाया
पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल। जो आपका डायमंड है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है, और ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है पूरे दुनिया में, ठीक है, और ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, ठीक है, मतलब ये इससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये, डायमंड हार्ड क्यों? क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर आपका आता है ग्रेफाइट, ठीक, ग्रेफाइट को हम क्या बोलते हैं? प्लुम्बैगो और ब्लैक लेड भी बोलते हैं। ये सॉफ्ट होता है, ग्रीसी होता है, डार्क ग्रेइश कलर का होता है, ठीक है, जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और इसका स्ट्रक्चर सॉफ्ट इसलिए क्योंकि जो स्ट्रक्चर है इसका हेक्सागोनल लेयर से बना हुआ है, ठीक है।